आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता बरकरार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वो सिर्फ आरोप लगाते हैं, सबूत नहीं देते। भारत ने जस्टिन ट्रूडो को जमकर सुनाई खरी खोटी। एस जयशंकर और पाकिस्तानी पीएम का हैंडशेक, कितनी देर तक हाथ मिलाना रिश्तों में खटास का संकेत। गाजा से अलग सिर्फ लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस पर जीत का जेलेंस्की का प्लान क्यों रह गया धरा का धरा। जमीन में 200 फीट नीचे कंक्रीट का बंकर भी उड़ा देता है ये बम, इसी से यूएस ने यमन पर किया हमला। इतनी छोटी विमान यात्रा, फ्लाइट में बैठो और 1.5 मिनट में हो जाती है लैंडिंग। कानून का सहारा लेने जा रहे हैं नोएल, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बनते ही क्यों पड़ी जरूरत। पुष्पा 2 की नहीं बदली रिलीज डेट, नए पोस्टर में अल्लू अर्जुन के बगावती तेवर। और मैं घर नहीं जाऊंगा, बांग्लादेश की चाल समझ गए साकिब अल हसन। सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना था कि 6A उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं और ठोस प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान, पता लगाने और निर्वासन के लिए असम में तत्कालीन सर्बानंद सोनोवाल सरकार में एनआरसी को लेकर दिए गए निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट अब से इस पहचान और निर्वासन प्रक्रिया की निगरानी करेगा। दरअसल सिटीजनशिप एक्ट एक धारा 6A को 1985 में असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए संशोधन के बाद जोड़ा गया था। असम समझौते के तहत भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में नागरिकता अधिनियम धारा 8 जोड़ी गई थी। इस धारा में कहा गया था कि जो लोग 1985 ईस्वी में बांग्लादेश समेत अन्य देशों से 1 जनवरी 1966 या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए हैं और तब से वहां रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए धारा 18 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस प्रावधान ने असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने की अंतिम तारीख 25 मार्च 1971 तय की थी। भारत ने कनाडा के साथ हालिया तनाव को लेकर अपनी बात रखी है। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कनाडा को कड़े शब्दों में जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा आरोप लगाता रहता है लेकिन वो सभी सबूत नहीं देता। ना ही उसने लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी में भारत की मदद की है। भारत कनाडा विवाद पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने इस मामले पर अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों में कई प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें हमारी स्थिति स्पष्ट की गई है। सितंबर 2023 से कनाडा सरकार ने हमारे साथ कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। कल फिर से सार्वजनिक जांच के बाद एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि कनाडा ने गंभीर आरोप लगाए हैं लेकिन अभी तक इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है। जहां तक आरोपों का सवाल है, कल पीएम ट्रूडो ने खुद स्वीकार किया है कि वे आरोपों के महत्व को कम आंकते हैं। हम अपने राजनयिकों के खिलाफ झूठे आरोपों को खारिज करते हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में SEO शिखर सम्मेलन में पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां के पीएम शहबाज शरीफ से भी मिले। इसकी तस्वीर खुद विदेश मंत्री ने पोस्ट की जिसमें वे पाकिस्तानी पीएम से हाथ मिलाते देखे जा रहे हैं। आपस में हाथ मिलाना वैसे तो एक औपचारिक तरीका है लेकिन साइंस की माने तो ये एक पूरी लैंग्वेज है। हाथ कितनी देर मिलाया गया और उसमें कितनी शक्ति या नरमी रही, इसमें बहुत कुछ छिपा होता है। साल 2019 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन की मुलाकात पर खूब बातें हुई थी। आपस में कट्टर दुश्मन दिखने वाले इन देशों के नेताओं ने भी हाथ मिलाया था। ये हैंडशेक काफी लंबा चला और देखने पर साफ था कि दोनों ही लीडर ताकत की आजमाइश कर रहे हैं, यानी हाथ मिलाने के बहाने से वे अपना गुस्सा या नाखुशी जता रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली हवाई हमलों के कारण उनके देश में 2367 लोग मारे गए हैं। वहीं 11,000
88 घायल हो गए हैं। यह आंकड़ा 8 अक्टूबर 2023 तक का है। गुरुवार को मंत्रालय ने बताया कि 15 अक्टूबर को लेबनान के लिए अलग अलग इलाकों में हुए इजरायली हवाई हमलों में मृतकों की संख्या 17 और घायलों की संख्या 182 हो गई थी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की माने तो दक्षिण में 3 लोग मारे गए और 92 लोग घायल हो गए। नबातिये प्रांत में 9 लोग मारे गए और 49 घायल हो गए। वहीं बेका घाटी में 5 लोग मारे गए और 26 लोग घायल हो गए। इसके अलावा बालबेक हरमेल प्रांत में 15 लोग घायल हो गए। यूक्रेन और रूस के बीच भयंकर युद्ध जारी है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन ने यूक्रेन रूस से लगातार लोहा ले रहा है, लेकिन युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में दोनों ही देशों में युद्ध समाप्त करने का दबाव बाहरी भी है और भीतरी भी, लेकिन कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। रूस खुद को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने को बेताब है और यूक्रेन खुद को अपने पड़ोसी से पश्चिमी देशों के करीब करने की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यह युद्ध पिछले 2.5 सालों से जारी है और रूस कई बार काफी आक्रामक हो जाता है, तो कभी यूक्रेन का पलटवार रूस पर दबाव बना देता है। ऐसे में अमेरिका और पश्चिमी देशों का यूक्रेन का साथ देना जारी है। अमेरिका ने यमन में हुती विद्रोहियों के हथियार डिपो को बमबारी से बर्बाद कर दिया, लेकिन ये डिपो जमीन के नीचे कंक्रीट के बंकरों में था। यहां आसानी से पहुंच पाना संभव नहीं था। तब अमेरिका ने निकाले अपने 2 सबसे घातक हथियार। पहला B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर और इसे लोड किया GBU-57 MOP बम से। GBU-57 मैसिव ऑर्डरेंस पेनेट्रेटर एक प्रेसीडिंग गाइडेड बम है जिसका इस्तेमाल जमीन के अंदर मौजूदा बंकरों को उड़ाने के लिए किया जाता है। इसे फिलहाल बोइंग कंपनी बनाती है। इस बम का वजन करीब 13,600 किलोग्राम होता है, जिसमें 2400 किलोग्राम वजन का विस्फोटक भरा रहता है। हमेशा लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए लोग फ्लाइट लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ये काफी कम समय में हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा देता है। कभी कभी तो 2 महादेशों की दूरी तय करने के लिए फ्लाइट्स में भी घंटों का सफर तय करना पड़ता है। ये तो लंबी दूरी की उड़ानों की बात हो गई, लेकिन सिर्फ 1.5 मिनट की यात्रा के लिए भी हवाई यात्रा की सर्विस दी जाती है। ये दुनिया की सबसे छोटी कमर्शियल उड़ान मानी जाती है। दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइट स्कॉटलैंड के वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे द्वीपों के बीच संचालित होती है। इन फ्लाइटों की अवधि सिर्फ 1.5 मिनट की होती है। इन फ्लाइट्स को लोगन एयर संचालित करती है। कभी कभी वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे के बीच एक छोटी उड़ान पर उड़ान का समय 1 मिनट से भी कम हो सकता है। ये फ्लाइट लगभग 2.7 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह उड़ान हिडनबर्ग एयरपोर्ट के रनवे जितनी लंबी होती है। देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद कारोबारी समूह टाटा को पिछले सप्ताह उसका नया मुखिया मिला है। बीते करीब 3 दशक से रतन टाटा की अगुवाई में आगे बढ़ रहे टाटा ग्रुप की कमान अब उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के हाथ में है। इस बीच खबर आ रही है कि नोएल टाटा अपने पद को लेकर कानून का सहारा लेने जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो नोएल टाटा को पद संभालने के लिए सप्ताह भर के भीतर ही कानूनी परामर्श की जरूरत पड़ गई। इधर शेयर बाजार में गुरुवार को टाटा समूह की 16 में से 13 कंपनियों के स्टॉक में गिरावट दिख रही है। आपको बता दें कि रतन टाटा के जाने के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब नोएल टाटा सन्स के बोर्ड में भी शामिल होने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। टाटा सन्स की टाटा ट्रस्ट में करीब 66% हिस्सेदारी है, जो टाटा समूह के सभी फर्मों की होल्डिंग कंपनी है। नोएल टाटा फैमिली के एकमात्र सदस्य हैं जो टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही ट्रस्ट की ओर से टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल होने वाले 3 नॉमिनी में से एक है। नोएल के अलावा वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह का नाम भी प्रस्तावित किया गया है। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा 2 द रूल का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। इस पोस्टर ने एक बार फिर से फैंस के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। इस नए पोस्टर में एक्टर अल्लू अर्जुन अपने सिग्नेचर पुष्पा लुक में नजर आ रहा है, जिसमें उनका स्वैग भी खूब दिख रहा है। इसी के साथ जहां अब तक पुष्पा 2 के रिलीज डेट को लेकर आशंका थी कि ये तारीख आगे बढ़ सकती है, वहीं इस पोस्टर के साथ इसे लेकर भी जानकारी शेयर की गई। नए पोस्टर में अल्लू अर्जुन अपने पुष्पा वाले लुक में काफी गंभीर, विद्रोही और भरपूर आत्मविश्वास के साथ बैठे दिख रहे हैं।
बांग्लादेश के अनुभवी क्रिकेटर साकिब अल हसन अपना विदाई टेस्ट मैच खेलने ढाका नहीं आए। उन्होंने एक बयान में कहा कि वह घर नहीं जाएंगी। बता दें कि बुधवार को बीसीबी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम का ऐलान किया था। इसमें साकिब अल हसन को भी जगह मिली थी। साकिब ने विदाई टेस्ट मैच घर में खेलने की इच्छा जताई थी। गौरतलब है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैचों में से पहले मैच के लिए टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान नजमुल हसन शांतो संभालेंगे। वहीं साकिब अल हसन को भी टीम में जगह मिली है।